चफाई फाइनली ही इज बैक। बाहर निया फुल स्पीड में अपनी स्पीड उस स्पोर्ट कार से मैच करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल खुले होने के कारण हवा में लहरा रहे थे और काले आउटफिट में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई पंछी हवा में उड़ रहा हो। उसी वक्त उस कार में जो टेंस माहौल था अब थोड़ा कम हो गया था। जो इंसान कार चला रहा था उसकी नीली गहरी आंखें सारी सिचुएशन समझ गई थी और पर झली उसने कार की स्पीड थोड़ी धीमी कर ली थी। तभी उस कार की पीछे की विंडो ओपन हुई और उसमें से एक सिर बाहर निकला जो निया की तरफ ही देख रहा था। उसकी ब्राउन आंखों में निया के लिए इंस्पिरेशन को साफ देखा जा सकता था। उसने खोए हुए अंदाज में थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ब्यूटी, क्या ये तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प करें? निया ने ये आवाज सुनी पर उसका फोकस इस वक्त ड्राइविंग पर था, इसलिए सहाना जो पीछे बैठकर एंजॉय कर रही थी उसने कहा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी घोस्ट संभाल लेगी। उसकी ये बात सुन वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे और अब तो उस विंडो से और एक सर बाहर निकला और उसकी आंखें भी हैरानी से भरी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, ये लो आदू भाई, मैंने हाथा ना कि इस सुनसान रास्ते पर हमें सिर्फ घोस्ट मिलेंगे। आपने कभी इतनी सुंदर जिंदा लड़कियां देखी है कभी? और इतनी डैशिंग? मैंने तो पहले ही कहा था मत करो इनकी मदद। आपको तो शौक है ना भूतों की मदर टेरेसा बनने का। लो अब कर लो भूतों की हेल्प। उसकी बकवास बातों से अब कार माहौल चेंज हो रहा था, जिसे महसूस कर उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सामने कार चला रहे नीली आंखों वाले इंसान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आए कोल्डनेस को देख उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उधर बाहर सहाना की बातें सुन निया का सर दीवार पे दे मारने का कर रहा था और उस कार वाले आदमी की बात सुन तो उसे डूब मरने का दिल कर रहा था। एक तो वो पूजा की तैयारियां छोड़ अपनी फ्रेंड को लेने आई थी और आज ही उसके साथ ये हो गया। निया ने फिर अपना फोकस आगे कर कहा, जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई घोस्ट या भूत नहीं है। ये तो इसकी हिंदी थोड़ी खराब है इसलिए ये दोस्त कहना चाहती थी। प्लीज डोंट माइंड, और हाँ हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें जल्दी घर जाना है। इट्स वेरी अर्जेंट। निया की आवाज इस वक्त उस आदमी के दिमाग में घूम रही थी और वो किसी पागल की तरह निया को बस देखे जा रहा था। तभी अचानक उनकी कार एक तरफ मुड़ गई, जिससे कार में मौजूद एक इंसान को छोड़ दोनों हैरान थे। उन्होंने एक तेज क्रैशिंग की आवाज सुनी। सामने वाले इंसान ने एक बाइक को गिरा दिया था। अब बस 3 बाइक्स बची थी। उस एक बाइक के जाने से सहाना और कार में बैठे 2 जन काफी एक्साइटेड थे। वो सब रूटीन करना स्टॉप कर चुके थे। उन सब के बीच जो दोनों ड्राइविंग कर रहे थे उन्हें अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। अंदर बैठे आदमी ने एक नज़र अपनी नीली आंखों से बाहर की लड़की की तरफ देखा तो पाया कि जितना बाकी सब एक्साइटेड थे वो उतना ही शांत थी और उसके चेहरे पर फैली शांति उस आदमी के दिल में कुछ बेचैनी को बढ़ा रही थी। उस आदमी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली, पर पता क्यों उस लड़की को देखने का मन कर रहा था उसका, और उसका वो मासूम चेहरा उसकी आंखों में जैसे बस गया था। उसने फिर देखा कि वो बाइक राइडर्स पीछे से निया की बुलेट की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए अचानक उस आदमी ने जो स्पीड रखी थी वो काफी कम कर दी, जिससे जो बाइक राइडर निया के करीब पहुंच रहा था वो अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया और बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। ये देख सहाना और कार में बैठे आदमी चीयर करने लगे, अरे एक और गया काम से। पर जो 2 लोग ड्राइव कर रहे थे वो तो अपने में ही उलझे थे। अब उनके पास सिर्फ 2 बाइक्स बची थी। अचानक उनमें से एक बाइक ने अपनी स्पीड कम की तो एक बाइक राइडर ने अपनी स्पीड काफी बढ़ा ली। कार में बैठे आदमी और निया ने जब ये देखा तो उन्हें समझ आया कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए उस आदमी ने उसकी पास की विंडो का कांच थोड़ा नीचे कर दिया। निया की नज़र भी उसी पर थी। उसने देखा जिर कांच में अब तक सिर्फ वो अपना रिफ्लेक्शन देख पा रही थी, वहां उसे अब 2 नुली आंखें दिख रही थी। उस आदमी ने सिर्फ थोड़ा सा ही कांच नीचे किया था जिससे सिर्फ उसकी ठंडी नीली आंखें दिख सकती थी। निया ने जब उन आंखों को देखा तो उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसे पता नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है और उसने नजरें फेर ली। कुछ सेकेंड बाद जब फिर से उसने उस दिशा में देखा तो वो नीली आंखें उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ गहराई थी। उन दोनों की आंखें मिली और दोनों ही बस इसी से समझ गए कि उन्हें क्या करना है और फिर अपने काम में लग गए। और बाकी के तीनों लोग अभी भी चीयर करने में लगे हुए थे। उसके बाद निया ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और कार की स्पीड एकदम कम हो गई, जिससे उन बाइक राइडर को कुछ समझ नहीं आया। और जब तक वो समझते निया की बुलेट ने आगे वाले बाइक राइडर के हैंडल की ओर अपनी बुलेट का हैंडल कर दिया, जिससे ना संभल पाने की वजह से वो बाइक राइडर नीचे गिर गया और उसके कुछ सेकंड बाद पीछे वाली बाइक के जोरदार गिरने की आवाज आई। सारी बाइक्स अब नीचे गिर गई थी और अब उनके पीछे कोई नहीं था। ये देख निया ने राहत की सांस ली, पर तभी उसे ध्यान आया कि उसे तो घर पहुंचना है, इसलिए उसने बुलेट की स्पीड बढ़ा ली। तभी वो कार उनके पास पहुंची और ब्राउन आंखों वाले आदमी ने निया को देखकर पूछा,
हे ब्यूटी, व्हाट्स योर नेम, विल यू कम टू ग्रैब अ कॉफी समटाइम। निया उसकी बातों को इग्नोर कर बुलेट आगे चला रही थी। उसे तो बस घर जाना था, पर उस आदमी को निया का इग्नोर करना बिल्कुल समझ नहीं आया। वो उससे नॉनस्टॉप बातें पूछे जा रहा था। हे, डू यू हैव बॉयफ्रेंड, डू यू नो हु आई एम, हाउ ओल्ड आर यू। निया उसे फिर से इग्नोर करने लगी। सहाना ने ये देखा तो एक्साइटेड आवाज में बोली, आपने हमारी मदद की इसलिए धन्यवाद। उसकी बात पर दोनों आदमी अपने सिर खुजलाने लगे और निया का मन तो सहाना को अभी के अभी यहाँ से उतारने का कर रहा था। उसे बोलना नहीं आता तो कम से कम चुप तो रहे, ऐसे उसकी बेइज्जती करने पर क्यों तुली हुई थी ये। उसकी बात पर जो आदमी कार में बैठकर वेफर्स खा रहा था उसने नासमझी में पूछा, अरे तुम घोस्ट लोग क्या अपनी हेल्प करने वाले को कन्यादान करते हो? अजीब लोग हो यार तुम। सहाना ने जब अपना मजाक बनते देखा तो वो गुस्से में बोली, यू इडियट, माइंड योर लैंग्वेज। उसने कहा ना कि मैं गलत बोल गई थी उस वक्त, तो फिर क्यों घोस्ट घोस्ट बोल रहे हो? सिकंदर कही के सिकंदर। उसकी बात पर तीनों ने एक साथ कहा, ओ हेलो, मेरा नाम कोई सिकंदर विकिंदर नहीं है समझी। उन सबका ऐसा रिएक्शन देखकर सहाना ने जवाब दिया, हाँ सिकंदर, वो जो पेड़ पे लटकता है, ट्रीज पे ऐसे जंपिंग करता है। अरे वही जो जू में होता है ना, जिसे बनाना पसंद है। उसकी बात को संभालते हुए निया बोली, बंदर, वो बंदर होता है, सिकंदर नहीं। और वो आप सबको धन्यवाद कहना चाहती थी, थैंक यू। और तुम हिंदी नहीं आती तो बोलो मत। ये उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसे जाता देख ब्राउन आंखों वाले आदमी ने कहा, अरे नाम तो बताती जाओ। उसकी आवाज सुन निया ने उसकी तरफ देखा और एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ एक आंख मार दी और अपनी बुलेट एक तरफ टर्न कर ली। उसकी इस हरकत पर कार में बैठे तीनों आदमी हैरान थे। ब्राउन आंखों वाले आदमी ने अपने दिल पे हाथ रख के खोए हुए कहा, हाय कितनी प्यारी थी। मुझे लगता है मुझे अपना फर्स्ट लव मिल गया, और वो भी लव एट फर्स्ट साइट स्टाइल में। थैंक यू सो मच देवंश, लव यू। उसकी बात पर और उस लड़की की हरकत पर पता नहीं देवांश को क्यों गुस्सा आ रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था और उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पे कस गई थी। उसने पीछे बैठे आदमी की तरफ बिना देखे कहा, तुम हर लड़की को देखकर ऐसे ही कहते हो, पर मैंने सुना है इंडिया की लड़कियां ऐसे लड़के को कभी पसंद नहीं करती जिसकी पहले से ही 40 से भी ज्यादा फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स हो। मैंने तो यहाँ तक सुना है, अगर ऐसा कोई लड़का उनके पीछे पड़ जाता है तो वो उसे खत्म कर देती है। और तुमने देखा नहीं वो लड़की कैसे शैतानों की तरह स्माइल करके चली गई। आई एम डैम श्योर वो तेरी इन हरकतों की वजह से सब पहचान गई होगी। अद्वैत, अभी संभाल ले खुद को। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अद्वैत के डर के मारे पसीने छूट गए और उसने खुद को संभालते हुए कहा, तू दोस्त है या दुश्मन? कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसी जहरीली बातें कैसे बोल सकता है? वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, समझे तुम। मैंने आज तक इतनी प्यारी लड़की कभी नहीं देखी। और उसकी हंसी शैतानी नहीं थी, उसे प्यारी सी स्माइल कहते हैं जो एक इनोसेंट लड़की के पास होती है। शैतानी हंसी तो तेरी उस ध्वनि की होती है जब देखो तुझे फंसाने के लिए जाल बिछाती रहती है। उसने ये सब फ्लो में कह तो दिया था, पर अब उसे समझ आया कि वो क्या बोल गया है। और अब कार का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया। उसने देवांश की तरफ देखा तो उसकी आंखों जो मिरर से देखी जा सकती थी, उनमें अब गुस्से को साफ साफ देखा जा सकता था। अद्वैत ने अपने पास बैठे रिवांश की ओर देखा तो पाया कि रिवांश तो अब रोने की कगार पर आ चुका था। उसने फिर जल्दी से कहा, रिवांश सीट बेल्ट लगा ले। ये सुन दोनों ने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली और अपने अंजाम के लिए तैयार हो गए। उसके बाद ही वो काली कार तूफानी स्पीड से रोड पर लगभग उड़ने लगी। उधर निया सहाना को एक होटल में छोड़ पैलेस पहुंच चुकी थी। उसे काफी ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए उसने अपनी बुलेट जल्दी से पार्क की और लगभग दौड़ते हुए पैलेस के अंदर आ गई। उसे नीचे लिविंग रूम में ही परेशान बैठी सृष्टि दिखी। उसने जब निया को देखा तो दौड़कर उसके पास आते हुए बोली, हेलो महारानी जी, आप कहाँ गई थी इतनी देर तक? तुम्हें पता है अब तक 20 बार कॉल आ चुका है माँ का। सिर्फ मुझे पता है कि मैंने अब तक उन्हें कितने बहाने दिए हैं, और अभी कॉल आया तो उन्होंने कहा है भाइयों आ गए हैं। पर अच्छा है कि वो अभी ऑफिस जा रहे हैं तो तुम्हें रेडी होने को समय मिल गया। अब चलो जल्दी। ये सब कहते हुए वो उसे ऊपर के रूम की ओर खींच रही थी। वो अब ऊपर के कमरे में पहुंच चुकी थी। वहीं निया के मन में एक ही बात रिपीट टेलीकास्ट की तरह चल रही थी, उद्धरण चिन्ह डॉट, वो आ गए, ही इज बैक।
निया अपने धुन में आगे चली जा रही थी और विंडो की कांच से जा टकराए। उसने अपनी लाल हुई नाक को संभाला और पीछे मुड़ कर देखा तो सिमी अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से उसे ही देख रही थी। वो निया के पास आकर उसे खींचकर ड्रेसिंग टेबल के पास वाली चेयर पर बिठाते हुए बोली, तुम क्या भाइयों के वापस आने वाली पूजा को मेरी दुनिया से जाने वाली पूजा में बदलना चाहती हो? उसकी बात सुन निया ने नासमझी में उसे दुखक तो उसने कही, अरे नियू नियू, अब तुम रेडी नहीं हुई ना तो मासा और दादी सा मुझे जिंदा मार देंगे। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं कल से तुम्हें हर जगह यहाँ तक कि कॉलेज में भी भाभी मासा कहकर पुकारूंगी। और खबरदार अब कुछ भी बोला है तो रेडी हो जाओ चुपचाप। ये कह उसने पास खड़ी मेकअप आर्टिस्ट को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझ वो मेकअप आर्टिस्ट आगे आई और निया का मेकअप करने लगी। वहीं निया के मन में अभी भी एक ही बात चल रही थी, ही इज बैक। उद्धरण चिन्ह चसिक्स, क्या आप उससे प्यार करते हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निया अपने ख्यालों में गुम थी और मेकअप आर्टिस्ट अपना काम कर रही थी। निया किसी कठपुतली की तरह वहां बैठी थी। उसे जो करने कहा जाता वो किसी रोबोट की तरह कर रही थी। पूरे 1 घंटे बाद जब मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप हो गया, उसने पोलाइट तरीके से निया से पूछा, मैम आपका मेकअप हो गया, आप देख लीजिए और कुछ करना हो तो प्लीज टेल अस। ये बोल वो मिरर के सामने से हटकर खड़ी हो गई। वो पेशेंस के साथ निया के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। वो राजवंश खानदान की बड़ी बहू के सामने खड़ी थी इस वक्त, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे दोबारा वही सवाल पूछे। 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब निया ने कुछ नहीं कहा तो मेकअप आर्टिस्ट ने फिर से पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि उस कमरे में एक जोर की चीख गूंजी, जिसे सुन मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ निया भी चौंक कर पीछे देखने लगी। वो दोनों ही इस चीख को सुन डर गई थी। बस जब उन्होंने दरवाजे पर उस शख्स को खड़े देखा तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। निया ने फिर सिमी से कहा, ये सब क्या है सिमी? आपको पता है हम कितने डर गए थे, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाभी सा? आप इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है कि हम अपने आप को नहीं रोक पाए। आज तो भाइयों चाह कर भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे। ये कह वो निया के पीछे आकर खड़ी हो गई और खोए हुए अंदाज में मिरर में निया का अक्स देखने लगी। निया उसकी बात पर उसे पलटकर जवाब देते हुए बोली, ये तुम क्या? पर उसने जब खुद के अक्स को आईने में देखा तो वो खुद ही को नहीं पहचान पाई। वो हडबडी में खड़े होते हुए हैरानी से बोली, ये माँ मैं हूँ, इतनी सुंदर। हाँ मेरी प्यारी भाभी, ये आप है और आप बहुत सुंदर है। बस आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको कुछ और करवाना है। बेचारी मेकअप आर्टिस्ट कब से इंतजार कर रही है। ये सुन निया ने मेकअप आर्टिस्ट को देखा जो अब भी स्माइल करते हुए उनको ही देख रही थी। निया ने फिर मेकअप आर्टिस्ट को देखकर कुछ हिचकिचाकर कहा, सॉरी, वैसे मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, और सच में आपने तो मुझे इतना ज्यादा सुंदर बना दिया, सच में थैंक यू वेरी मच। ये बात सुन हंसते हुए मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, सच में मिसेस राजवंश आप बहुत अलग है सभी से। आपने तो दोनों ही इमोशंस मेरे जैसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए जाहिर किए। हर कोई ऐसा नहीं करता। आप सच में स्पेशल है। चलो चलो, ये स्पेशल तो है पर मेरे भाइयों के लिए अब आप भाभी सा जल्दी से जाकर गहने और लहंगा पहन लीजिए। वो तो अच्छा है कि भाइयों ने आपको बचा लिया। देखो अभी तक वो अपने काम में बिजी है। अब आप जल्दी करिए, हमें महल पहुंचना है। ये कह सिमी निया को चेंजिंग रूम की खींच लिया और उसे अंदर भेजकर डोर बाहर से बंद कर दिया। इस पर निया का मुंह बन गया क्योंकि उसे पता था अब से पूरी पूजा होने तक उसे अब उस भारी भरकम लहंगे में और भारी भरकम गहनों के साथ रहना होगा जिसे वो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती थी। लगभग 15 मिनट की मुशक्कत के बाद निया ने वो लहंगा अटेंडेंट की मदद से पहन लिया था। उससे वो लहंगा बिल्कुल भी नहीं संभाल रहा था। सिमी ने उसे देखा तो उसने उसकी भर भर के तारीफ करनी शुरू कर दी। वहीं निया का मुंह अब अपने सामने इतने सारे गहने देखकर खुला का खुला रह गया था। निया मन मारकर वो सब पहनने के लिए बैठ गई। एक अटेंडेंट ने उसे सारे गहने एक एक कर पहना दिए। निया अब पूरी तरह से रेडी थी। वो अब अपने आप को बेबसी से आईने में देख रही थी और सिमी उसके साथ सेल्फीज लेने में बिजी थी। पर निया को अब भी कुछ कम लगा, पर क्या उसे वो याद नहीं आ रहा था। उसके बाद वो बाहर आ गए। निया सीढ़ियों से जैसे तैसे नीचे आई थी। जैसे ही वो पैलेस के बाहर आए, वहां मयंक कार के साथ मौजूद था। सिमी भी ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी हुई थी। उसने ऑफ वाइट कलर के ब्लाउज के साथ ऑरेंज कलर की स्कर्ट पहनी थी और उसकी सेम कलर की चुन्नी ली थी और उस पर उसने निया से कम गहने पहने थे और वो बहुत ज्यादा खुश थी और चलते हुए हर कदम पर सेल्फी ले रही थी। वहीं निया का लहंगा डार्क रेड कलर का था और उस पर हाथ से कारीगरी की गई थी। निया की गोरी स्किन पर वो लाल कलर बहुत ज्यादा फब रहा था। उसने हाथों लाल और हरे रंग का चूड़ा पहना था।
जिसमें सोने के भारी भरकम कंगन भी शामिल थे, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और उसी से मैचिंग एक बड़ा सा गले का हार जो इतना भारी था कि निया को सिर झुकाते ऐसा लगता कि वो उस भार से नीचे गिर जाएगी। कमर पर बड़ा सा सोने का कमरबंद और बाजुओं पर बाजूबंद। नाक में बड़ी सी नथ जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी, पर निया के माथे पर सिलवटें आ रही थी क्योंकि अब उसे इतनी देर तक ये सब पहनना पड़ेगा और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ये जिम्मेदारी भी तो उसे ने उठाई थी और उसे ही ये निभानी थी। मयंक ने उन दोनों को पोलाइट तरीके से ग्रीट किया और कार का गेट ओपन किया। निया अपना लहंगा संभालकर अंदर बैठ गई। ये तो अच्छा था कि दिन बारिश के थे तो हवा में थोड़ी ठंड थी, वरना तो गर्मी से ही निया बेहाल होने वाली थी। निया ने अंदर बैठकर अपना मोबाइल चेक किया। उस पर कोई मैसेज अननोन नंबर से आया था। निया ने वो मैसेज ओपन किया और उसे पते ही उसके चेहरे की वो परेशानी दूर हो गई और उसकी जगह एक स्माइल ने ले ली। सिमी ने ये सब नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अपनी फोटोज को देखने में बिजी थी। कुछ ही देर में उनकी कार बड़े से राजवंश विला के सामने आकर रुकी। महल जैसे दिखने वाले उस महल को आज पूरी तरह से सजाया गया था। विला के बाहर का गेट जब खुला तो निया वहां का माहौल देख हैरान रह गई थी। बड़े से गार्डन में चारों तरफ टेबल्स लगे हुए थे और बहुत सारे मेहमान वहां आए हुए थे। राजवंश खानदान में पूजा हो रही है ये सुन सब शहर के कई नामी बिजनेसमैन और उनकी फैमिली वहां मौजूद थी। बाहर बैठे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, इसलिए उनके लिए इंतजाम विला के बड़े से गार्डन में किए गए थे। बाहर से पूरा सफेद विला लाइटिंग से ढका हुआ था। विला में जाने के लिए 3 गेट्स थे, जिसमें से एक वीआईपी गेस्ट के लिए, दूसरा कम इम्पोर्टेंट लोगों के लिए और तीसरा राजवंश खानदान के लोगों के लिए और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए डिवाइड किए गए थे। वो इस तरह से डिजाइन थे कि कम इम्पोर्टेंट लोग वीआईपीएस को अंदर या बाहर जाते नहीं देख सकते थे और ना ही वीआईपीएस राजवंश खानदान के लोगों को अंदर बाहर जाते देख नहीं सकते थे। विला में जाने के लिए काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी ताकि कोई इंसिडेंट वहां ना हो। राजवंश खानदान का नाम बहुत बड़ा था, इसलिए वहां खतरा हद से ज्यादा था और आज तो वहां शहर के नहीं तो देश के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। पर राजवंश खानदान के बॉडीगार्ड्स देश में सबसे काबिल माने जाते थे। वो सभी को 5 बार चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे थे। वीआईपी गेस्ट्स के लिए चेकिंग तो थी, पर उन्हें सिर्फ एक ही बार चेक किया जा रहा था। निया और सिमी को तीसरे नंबर के गेट से अंदर लाया गया। उनकी कार देख गायत्री राजवंश झट से बाहर आई और निया को कार से उतरते देख उन्होंने कहा, कैसी है आप बहू? आपने इतना समय लगा दिया, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे इन सब में। खैर आप आ गई, ये अच्छा हुआ, अभी तक देवांश आए नहीं हैं। आप, ये सब कहते हुए उन्होंने जब निया को गौर से देखा तो वो चौंक कर बोली, बहू आप कितनी प्यारी लग रही है, आपको किसी की नजर ना लगे। सच में हमारे देवांश के लिए एक हीरा मिल गया हमें। आपके आगे तो आज सारी सजावट भी फीकी लग रही है। सही कहा था मासा ने, आप आ जाएंगी तो घर में रौनक आ जाएगी। हाँ भाई, अब बहू आ गई तो बेटी को कौन पूछेगा। अब करे भी क्या, बहू इतनी सुंदर जो है। सिमी जो ठप से अपनी माँ को निया की तारीफ करते सुन मुस्कुरा रही थी, उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुन गायत्री जी ने निया के सिर पर हाथ रख कहा, हाँ अब कर भी क्या सकते हैं, जब भगवान ने हमें बहू हमारी बेटी से ज्यादा सुंदर दे दी तो। ये कह उन्होंने निया को गले लगा लिया तो ये देखकर सिमी पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी। इस पर गायत्री जी और निया हंसने लगे। इसके बाद गायत्री जी निया को अंदर ले गई। अंदर की डेकोरेशन देख तो निया की आंखें ही बाहर आने वाली थी। पूजा के हिसाब से सारा घर आज फूलों से डेकोरेटेड था। वहां का पूरा माहौल एकदम पूजा और हवन के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। हवन का इंतजाम विला के बाहर किया गया था और पूजा सारी अंदर की जाने वाली थी। अंदर बड़े बड़े झूमर आज कुछ अलग ही चमक रहे थे। बड़ी बहू आ गई आप, चलिए जल्दी यहाँ आ जाए। नीलम जी ने निया को देखा तो अपने पास बुला लिया। निया अपना लहंगा संभाले उनके पास पहुंची। उसके पीछे गायत्री जी और सिमी भी पहुंची। सिमी को देखकर नीलम जी ने कहा, अरे आज तो हमारी दोनों राजकुमारियां कितनी प्यारी लग रही है। ये सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिमी नीलम जी के पास सरक कर बोली, अभी भी बस दादी सा ही हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये बोल वो गायत्री जी और निया को मूंछ चिढ़ाने लगी, जिसे देख सब मुस्कुरा रहे थे। निया ने सबको ऐसे खिलखिलाते देखकर खुश थी क्योंकि बेटों के वहां ना होने से वो सब बहुत दुखी हो जाते थे। बहू ये थाल है, आज आपको ही आपके पति का स्वागत करना है। नीलम जी ने एक बड़ी सी सोने की थाल की तरफ इशारा कर दिया। उस थाल को देख तो निया के पसीने छूटने लगे। वो अपनी फटी आंखों से थाल को देख रही थी जैसे कोई भूत खड़ा हो उस वक्त उसके सामने। निया को ऐसे देख सिमी समझ गई कि वो क्या सोच रही है, पर नीलम जी ने निया से पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ कम रह गया है क्या? हमने तो सब रखा है, आप ही बता दीजिए।
मैच रखवा देंगी। निया ने इस पर कुछ नहीं कहा, वो बस थाल को ही घूरे जा रही थी। सिमी निया के पास आ गई, उसने उसके पास सरकते हुए कुछ सुनने की कोशिश की तो सच में निया कुछ बदल रही थी। एक तो मुझसे ये लहंगा नहीं संभाला जा रहा और ऊपर से अब ये थाल संभालो, पता नहीं मैं कैसे करूंगी ये सब। हे महादेव बचा लेना। उसने अनजाने में लास्ट की लाइन जोर से कह दी, पर नीलम जी और गायत्री जी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ कहा बहू आपने? नीलम जी ने निया को देखकर पूछा। उनकी बात सुन निया होश में आई और अब वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने अपने पास झुकी सिमी को देखा और आंखों से कुछ इशारा करने लगी। सिमी उसका इशारा तो समझ गई, पर शरारती लहजे में वो नीलम जी से बोली, वो दादी सा कोई बात नहीं है। वो बस निया कह रही थी कि वो डांसर्स कितने अच्छे हैं, निया को बहुत पसंद आए और निया भाईसा के लिए डांस करना चाहती है। ये बोल वो भागकर निया से दूर खड़ी हो गई। निया, जिसे अभी लगा था कि उसकी फ्रेंड कम ननंद ने उससे बचा लिया है, वो अब सिमी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, पर सिमी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, जब मुझे बचाना था तब तो आप हंस रही थी, अब नाचो भाइयों के लिए मेरी प्यारी भाभी सा। निया अब रोने के कगार पर थी, क्योंकि अब वो इस सब को मना नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा, इस सिमी की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगी। बुरा फंसा दिया, अब ये लहंगा पहन के नाचूंगी मैं। हम राजवंश कॉरपोरेशन 55th फ्लोर, सीईओ का ऑफिस। सीरियसली देवांश, आज भी तू काम करेगा? क्या तू सच में आज काम करेगा? क्या आज सच में तू काम करेगा? अद्वैत के सवालों को सुन देवांश ने उस पर झल्लाते हुए कहा, तू एक ही सवाल बार बार अलग अलग तरीके से पूछना बंद करेगा, या फिर मैं तुझे एक ही टॉर्चर अलग अलग तरीके से देने के लिए कहूं? टॉर्चर का नाम सुन अद्वैत के हाथ पांव ठंडे बढ़ गए। उसके मुंह से अब कुछ नहीं निकला, क्योंकि देवांश का टॉर्चर मतलब लिविंग हेल। उसमें ऐसे ऐसे टॉर्चर के तरीके मौजूद थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो किसी भी इंसान को डायरेक्ट नहीं मारता था, वो उस इंसान को इतना टॉर्चर करता था कि वो खुद मरने की दुआ करने लगे, पर फिर भी देवांश उसे तब तक नहीं मारता था जब तक उसका मन नहीं भर जाता। और अद्वैत ये सब जानता था, भले ही उसने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर जब भी किसी को सजा मिलती थी वो कमरे के बाहर रहता था और अंदर से आदमियों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी, जिससे बाहर ही वो कांप जाता। सर, वो ध्वनि मैम का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि वो कल आ रही है। देवांश के असिस्टेंट की बात सुन अद्वैत भी होश में आया और रिवांश जो खा रहा था वो भी अब खड़ा हो चुका था। असिस्टेंट को देवांश ने जाने का इशारा किया तो वो बाहर चला गया। तुम दोनों को कुछ कहना है? देवांश ने ऊपर देखने की जहमत उठाए बिना पूछा। उसकी आज में एक कोल्डनेस थी। उसकी आवाज सुन रिवांश ने झल्लाते हुए कहा, भाई आप उसे यहाँ कैसे आने दे सकते हैं? माना कि वो आपको पसंद है, पर यहाँ आप शादीशुदा हो, वहाँ भाभी आपका इंतजार कर रही है और आप उस ध्वनि को यहाँ बुला रहे हो। क्या आप उससे प्यार करते हो? एपिसोड 7 में किसाइस कभी प्यार नहीं कर सकता। आप शादीशुदा होने के बावजूद कैसे उस जैसी लड़की को पसंद कर सकते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हो भाई? रिवांश की ये टोन सुन अद्वैत के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसने देवांश के सामने ऐसे अभी तक किसी को बात करते नहीं सुना था। ध्वनि के आने की बात सुन गुस्सा तो उससे भी बहुत आ रहा था, पर वो देवांश से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और रिवांश अपनी बात खत्म कर देवांश को देखे जा रहा था, जो अभी तक अपने काम में फोकस था। अद्वैत ने एक चैन की सांस ली और रिवांश को खींचते हुए ले जाते हुए बोला, रिवांश, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। नहीं, वो अभी रिवांश को खींच रहा था, तभी उन्हें एक कोल्ड आवाज सुनाई पड़ी। ये सुन अद्वैत और रिवांश दोनों ही अपनी जगह रुक गए। अब अद्वैत को ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान अचानक से कम हो गया हो और वो मन में देवांश जैसे शैतान से बचने की प्रार्थना कर रहा था। और रिवांश भी अब रूम में की टेंशन को फील कर चुका था। उसने गुस्से में बोल तो दिया था, पर अब उसका डर से बुरा हाल हो रहा था और उसके सामने देवांश ने जो उसे पहले पनिशमेंट्स दी थी वो सब आ रही थी। ये तुमने कहाँ फंसा दिया? इस शैतान को क्यों जगाया तुमने? अब बस भगवान बचाए। अद्वैत ने रिवांश से धीरे से कहा, माँ, मुझे क्या पता था माँ, मैं तो बोल गया जोश में। भाई कुछ तो करो, बचाओ मुझे। रिवांश ने अद्वैत के पीछे छुपते हुए कहा, माँ, लेकिन मैं कैसे? तुम मुझे ऐसे नहीं फंसा सकते। इस शैतान को अब कौन? अद्वैत ये बोल ही रहा था कि देवांश अपनी चेयर से खड़े होकर उनके पास आ गया। उसे देखकर उन दोनों को अपने सामने यमराज के दर्शन हो रहे थे। देवांश की आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं थे, वो दोनों किसी स्टैच्यू की तरह वहां खड़े थे। देवांश उनके पास आकर उन दोनों को देखकर कोल्डनेस भरी आवाज में बोला, तुम जा रहे हो?
तुम्हें अब नहीं जानना कि मैं किससे प्यार करता हूं या नहीं। तो सुनो, मैं किसी से कभी प्यार नहीं करता। याद रहे कि सी से भी नहीं। सुना तुमने? उसने ये बात बड़ी ही संजीदगी से कही थी और लास्ट में चीखते हुए, जिससे रिवांश और अद्वैत सोफे पर गिर गए। देवांश उनके पास जाते हुए बोला, मेरी जिंदगी में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, प्यार से नफरत है मुझे। और रही बात ध्वनि की, तो तुम भी जानते हो कि मैं क्यों उसे कुछ भी करने से रोकता नहीं, तो आइंदा इस बात पर कोई बहस मुझे नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो सब आगे बोलता उससे पहले उसकी फोन की रिंग बजी। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कम कर कॉल पिक करते हुए विंडो की ओर चला गया। उसे जाता देख रिवांश और अद्वैत ने एक चैन की सांस ली। जब उन्हें लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाले, एक फोन ने उन्हें बचा लिया। देवांश, आप कहाँ हैं? ये कैसी हरकत है आपकी? आपके स्वागत के लिए सुबह से लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आप है कि सबको नजरअंदाज कर ऑफिस चले गए। पर अब कोई बहस नहीं सुनना चाहते हैं हम, आप अभी के अभी घर आ रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ की आवाज सुन देवांश ने एक गहरी सांस लेकर बस इतना कहा, हम आ रहे हैं। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और बिना पीछे देखे कहा, भागने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुन रिवांश और अद्वैत, जो भागने ही वाले थे वहां से, वो अपनी जगह पुतले की तरह जम गए। देवांश ने फिर धीरे से पीछे मुड़कर आगे जाते हुए कहा, महल चल रहे हैं हम। ये कह वो ऑफिस के बाहर आ गया और रिवांश और अद्वैत चोरों की तरह चुपचाप उसके पीछे जाने लगे। उसके बाहर आते ही बाहर के एम्प्लॉयज ने उससे एक एक कर ग्रीट करना शुरू किया, पर सब अपना सिर झुकाए वहां खड़े थे। देवांश फिर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया और उसके पीछे रिवांश और अद्वैत भी। राजवंश विला। निया अब डांसर्स के साथ उनके स्टेप्स याद करने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात तो ये थी कि निया को बचपन से ही डांसिंग का शौक था और उसने डांसिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हुई थी और उसे कोई भी स्टेप याद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। निया बस 15 मिनट में ही आधे डांस स्टेप्स प्रैक्टिस कर लिए थे और अब वो उसे अच्छे से कर पा रही थी। निया की डांस में एफिशिएंसी देख वो डांसर्स भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये डांस कोरियोग्राफ करने को ही 1 महीना लगा था और उसे याद करने में लगभग 15 दिन का समय। और इन 15 दिनों में उनके कुछ डांसर्स को डबल रिहर्सल करनी पड़ी थी, क्योंकि वो कुछ मूव्स में गलती कर रहे थे। पर उन्हें ये तो करना ही था, क्योंकि पूजा राजवंश खानदान की थी और कोई परिवार होता तो वो इसमें इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाते। लेकिन इस फंक्शन में अगर वो कोई गलती करते तो वो फिर कभी डांस नहीं कर पाते। पर निया को सिर्फ 15 मिनट में उनका आधा डांस करते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। सभी के चेहरों पर निया के लिए प्राउडनेस साफ साफ देखा जा सकता था। जब हमें कहा गया कि मिसेस राजवी एसेंश हमारे साथ परफॉर्म करेगी तो मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था, एक डांसर ने अपने पास खड़ी डांसर के कान में कहा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो हमारे डांस मूव्स इतने हार्ड है, इसे हमें प्रैक्टिस करने में ही लगभग 1 महीने का समय लगा था और मिसेस राजवंश के पास तो पूरा 1 दिन भी नहीं था इसके लिए। दूसरी डांसर ने जवाब दिया, वो तो शुक्र है भगवान का कि मिसेस राजवंश इतनी टैलेंटेड है, वरना अगर इनकी वजह से हमारा एक भी मूव बिगड़ जाता तो हमारी तो नौकरी ही चली जाती। बट अभी इन्हें देखकर मुझे लगता है कि हमें और भी तारीफें मिलेंगी इनकी वजह से। वैसे मुझे लगता है कि मिसेस राजवंश को अपना ये टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनकी ऐसी स्किल्स पर तो इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्ट ले सकते हैं। तीसरी डांसर ने बीच में कहा, तुम क्या पागल हो या फिर तुम्हारे सिर पे चोट आई है? तुम्हें लगता है राजवंश खानदान की बहू डांस में अपना करियर बनाएगी? क्या तुम राजवंश खानदान के बारे में नहीं जानती? कहते हैं अगर वो चाहे तो पूरे देश को 100 सालों तक फ्री में बैठे बिठाए खिला सकते हैं। वो इतने ज्यादा रिच है। और फिर अब ये बात किसी से मत कहना, किसी ने सुन लिया तो तुम्हें पता नहीं शायद राजवंश खानदान में किसी भी गलती की क्या सजा होती है। पहले वाली डांसर ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी बातें और उसके चेहरे पर आई डर की लकीरें देख उस डांसर के तो रोंगटे खड़े हो गए और फिर उसने कुछ नहीं कहा। उनके लीडर ने उन्हें फिर से प्रैक्टिस करने बुला लिया तो सब वहां चली गई। और उधर देवांश अद्वैत और रिवांश के साथ अपनी ब्लैक मर्सिडीज में ऑफिस से निकल चुका था। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की 7-8 कार थी। वो सब राजवंश विला के लिए जा ही रहे थे कि एक जोरदार झटके के साथ उनकी कार रुक गई। ये होते ही देवांश के कोल्ड चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रिवांश कार में सो चुका था, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद उसे आराम करने का वक्त नहीं मिला था और अब अगर उसके कान में कोई डीजे भी लगा देता तो भी वो उठने वाला नहीं था। कार रुकने के कुछ देर बाद बाहर से गोलियां चलाने की जोरदार आवाजें आने लगी। हालांकि कार साउंड प्रूफ थी, पर गोलियां इतनी तेज तेज चल रही थी कि उनकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें दिल को दहला देने वाली थी। पर ये सब सुनने के बाद भी देवांश के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी।
उसका चेहरा और उसका ऑरा पहले की तरह ही कोल्ड था। वो अभी किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था, जिसके यमदूत बाहर किसी को ऊपर पहुंचा रहे थे, पर वहां कोई था जो अभी डर से बेहाल था। डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे देख देवांश की भौं तन गई और उसे देख उसने बिना भाव के कहा, क्या ये कोई नई स्टाइल है तुम्हारी, या सच में इतना डर रहे हो? वो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी, मेरे बॉडीगार्ड संभाल लेंगे उन्हें। अब शांति से बैठ जाओ। उसकी बात सुन अद्वैत ने देवांश को देखा और धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, ये देखो, यमराज खुद कह रहे हैं कि उनके दुश्मनों से ना डरे। क्या इसके दुश्मन इससे ज्यादा खतरनाक है? डरना तो उन्हें तुमसे चाहिए। पता नहीं क्यों मरने आ जाते हैं ये लोग। अद्वैत बड़बड़ाए जा रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि दो जोड़ी नीली आंखें उसे ही घूर रही है। ये देख अद्वैत ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, दे वाह श। उसके शब्द पूरे होने से पहले उस माहौल में एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे लगता है तुम्हें बोलने का काफी शौक है, क्यों ना मैं तुम्हें मिस्टर शाह की कंपनी में स्पोक पर्सन की जॉब दे दूं। ये सुनते ही अद्वैत के कान खड़े हो गए। उसने देवांश के पैर पकड़कर कहा, नहीं प्लीज नहीं, तुम और कुछ करने को दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर उस कंपनी में नहीं, प्लीज सॉरी। इस पर देवांश ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद उनकी कार वहां से निकल गई। अद्वैत ने जब बाहर देखा तो बाहर का नजारा देख उसकी तो डर से आंखें ही बाहर आने वाली थी। राजवंश विला। सब लोग अभी बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि नीलम जी ने अभी सबको बताया था कि देवांश वहां से निकल चुके हैं। निया अब लगभग सारे डांस स्टेप्स सीख चुकी थी। उसने अपना पसीना पोंछा और मेकअप आर्टिस्ट ने उसका थोड़ा टचअप कर दिया। निया को भी पता चल गया था कि देवांश अब बस आने वाला है। वो अभी रेडी होकर नीचे जा ही रही थी कि नीलम जी वहां आ गई। बहू, रेडी हो गई आप? सच में बहुत प्यारी लग रही है आप आज। सब हमारी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये कह उन्होंने ने काजल का टीका निया के कान के पीछे लगा दिया और उसके सिर पर घूंघट डाल वो बोली, आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? जी दादी सा। नीलम जी की बात पर निया ने सौंधी आवाज में जवाब दिया, ठीक है बहू, अब चलिए, वो आते ही होंगे। ये कहकर वो निया को संभाल कर नीचे लाने लगी। उनके नीचे आते ही एक मेड जल्दी से उनके पास आए और बोली, बड़ी रानी सा, कुंवर रानी सा, कुंवर सा आ गए। ये सुनते ही नीलम जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उनके पोते पूरे 6 साल बाद वापस आ रहे थे। इन 6 सालों में उन्होंने उनसे रिश्ता बस फोन कुछ बात करने तक ही रखा था। कई बार तो महीनों तक उनकी उनसे बात तक नहीं हो पाती थी। नीलम जी को पता था कि उनके दोनों पोते बड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट थे, पर वो उनके पोते से बात करने तक को तरस जाती थी कई बार। चलिए बहू, रानी कुंवर रानीसा को आरती की थाल दे दो। अब घूंघट के अंदर निया के पसीने छूट रहे थे। वैसे तो वो भारी भरकम लहंगा और गहने संभाल सकती थी, पर अब तो उसे थाल भी संभालनी थी। वो बस बिना कुछ बोले और ये सब सोचती हुई नीलम जी के पीछे पीछे चल रही थी। कई बार वो किसी से टकराते टकराते बची। जैसे तैसे कर वो विला के मेन डोर तक आ गई। वैसे तो कहने के लिए ये विला था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल महल जैसा था, और वैसे ही उस विला का मेन डोर भी पुराने जमाने के महलों के दरवाजों की तरह बड़ा और शानदार था। उनके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही बाहर से ढोल और नगाड़ों की जोरदार आवाजें आने लगी। बाहर 3 लोग चल रहे थे। सबसे आगे जो इंसान था वो किसी राजा की तरह रौब में आगे जा रहा था। वो वहां के आदमियों में हैंडसमेस्ट दिख रहा था, और उसके दोनों तरफ पीछे 2 लोग और चल रहे थे। वो भी काफी ज्यादा हैंडसम थे। आगे वाले इंसान ने ऑफ वाइट कलर के कुर्ते के साथ पर्पल पायजामा पहना था और व्हाइट और पर्पल की कॉम्बिनेशन की ही पगड़ी भी पहनी थी। उसका और सभी को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर रहा था। उसकी नीली आंखों में कोई भाव नहीं थे। देवांश इस ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग दिख रहा था। वहां सारे लोग स्पेशली लड़कियां देवांश को देखकर उसी में ही खोती जा रही थी। उसकी लेफ्ट साइड में रिवांश लाइट ब्लू कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था, और राइट साइड में चल रहे अद्वैत ने डार्क ब्लू कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो तीनों किसी ग्रीक गॉड्स की तरह चार्मिंग और हैंडसम लग रहे थे। उन तीनों के आगे पीछे 7-8 बॉडीगार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे, जिससे कोई उन्हें अप्रोच नहीं कर सकता था। देवांश धीरे धीरे लेकिन किसी राजा की तरह वहां आगे बढ़ रहा था। उसने एक बार भी इधर उधर अपनी नजर नहीं डाली, क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो इस बात से नाराज भी था कि उसके परिवार ने इतना दिखावा किस लिए किया है आज। फिर भी वो अपने भावों को छुपाने में बहुत माहिर था, इसलिए कोई उसके चेहरे से ये पता नहीं कर पा रहा था कि वो क्या सोच रहा है। उसके चेहरे को देखकर ही सब उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता था। वो अब चलते हुए मेन डोर तक पहुंच चुका था और अब अंदर एक कदम रखने ही वाला था कि एक आवाज उसके कानों में पड़ी, रुक जाए।
ये आवाज सुन देवांश ने अपने दम पीछे खींच लिए, पर उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो अपने भावहीन चेहरे से सामने देखे जा रहा था। उसे रुकता देख अद्वैत, रिवांश और उसके बॉडीगार्ड्स भी अपनी जगह रुक गए। कुछ देर में ही मेन डोर पर लोग जमा होने शुरू हो गए। उनमें सबसे ज्यादा औरतें ही थी जो ट्रेडिशनल लुक में वहां मौजूद थी, क्योंकि वहां आज देवांश के आने के बाद पूजा भी होनी थी। वो सब औरतें राजवंश खानदान की मेन ब्रांच से थी, इसलिए वो सब वहां देवांश के स्वागत के लिए खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि देवांश ही खानदान का अगला हेड बनेगा। तभी सभी को नीलम जी, जो अभी फैमिली की हेड थी, वो आ रही थी, इसलिए सभी ने उन्हें रास्ता दिया। नीलम जी के साथ एक घूंघट लिए लड़की चल रही थी। देवांश के मना करने के कारण सभी ने निया को ऑफिशियली राजवंश खानदान की बहू अनाउंस नहीं किया था, पर आज नीलम जी इस मौके पर ये करने वाली थी। उन्होंने आगे आते हुए कहा, रुकिए देवांश, आप ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। उद्धरण चिन्ह। और फिर उन्होंने निया को आगे करते हुए कहा, बहू आपका स्वागत करेगी। उनके मुंह से बहू सुन कुछ लोग जो देवांश की शादी में थे वो तो समझ गए, पर कुछ औरतों की शादी हाल ही में हुई थी तो वो इस शादी को नहीं जानती थी। इसलिए वो अपने रिश्तेदारों की खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ वहां लेकर आई थी, इस उम्मीद में कि देवांश उनमें से किसी को पसंद ही कर ले। पर अब ये सुन वो बहुत उदास थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। नीलम जी के कहने से निया आगे आई और एक मेड ने थाल निया को पका दी। उस भारी भरकम थाल को पकड़ निया अपना बैलेंस खोने ही वाली थी कि पास खड़े देवांश ने उसे पकड़ लिया। अब निया के हाथ पर देवांश का हाथ था और दोनों ही चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर अफसोस निया ने घूंघट लिया हुआ था, जिस वजह से ना निया देवांश को ठीक तरह से देख पा रही थी और ना ही देवांश निया को। पर दोनों ही इस पल में जैसे खो गए थे। उन दोनों को एक टच से ही एक दूसरे को जैसे समझ लेना था। Don't forget to like, comment, subscribe.